वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपना जो ये वाला वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है क्लास 9 यानी कक्षा 9 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय 1 पार्ट 1 का तीसरा वीडियो है, जिसमें से ऑलरेडी 2 वीडियो अपन ने अपलोड कर दी है। 2 वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से जाना कुछ बातों को जो आगे काम भी आएगी। अभी अपन ने क्या क्या बातें जानी उसके पे अपन छोटा सा एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, पुनर्वलोकन। सबसे पहले अपन ने देखा कि बेटा पदार्थ किससे कहते हैं, तो हर वो चीज़ जिसमें थोड़ा द्रव्यमान हो, वजन हो और जो स्पेस हो, मतलब कि थोड़ा स्थान घेरे, उसको अपन पदार्थ कहा। उसको पदार्थ जो है छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। उनके कुछ गुण होते हैं, वो गुण इस प्रकार से होते हैं कि वो एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं। उनके मध्य कुछ स्थान होता है और वे लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थों की भौतिक अवस्था की बात की तो अपने देखा कि इनकी पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें से 3 मुख्य होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। उसके अलावा 2 अन्य और होती है, जिसके बारे में अपन चैप्टर के एंड में हल्का सा पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन मतलब पदार्थ जो है, क्या आप ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से इनमें आपस में इनको बदल सकते हैं क्या अपन? तो उसमें अपन ने देखा कि हाँ, इनको 2 तरीकों से बदला जा सकता है, तापमान के द्वारा और दाब के द्वारा। तापमान के द्वारा अपन ने सेकंड वीडियो में देखा था कि कैसे आप तापमान बढ़ाकर किसी ठोस को किस में, द्रव में, और द्रव को किस में, गैस में बदल सकते हो, और गैस ठंडा करके वापस से गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में। और एक सीधी प्रक्रिया भी होती है जिसके द्वारा हम ठोस को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको पातन कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर कोई ठोस पदार्थ या कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। ये अपना हो गया था। फिर अपन ने देखा था गलनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं। गलनांक तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आना शुरू करता है, उसका गलनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब जिसमें द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना शुरू होता है। इसके बाद मैंने देखी थी अपन ने गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो अपन ने देखा था कि सर, जब भी कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था का परिवर्तन करता है, यानी कि जब ठोस से द्रव में आता है, तो उस कुछ समय के लिए वो उसका तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और वो पूरी की पूरी ऊष्मा जो है वो उसके अवस्था परिवर्तन में लग जाती है। सर समझ में नहीं आया तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो आपके फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें लिखी हुई थी कि गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए 1 किलो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा और किस पे, एक वायुमंडलीय ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यदि मैं यहाँ ठोस की जगह द्रव कर दूँ और द्रव की जगह गैस कर दूँ, तो इस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे अपन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये अपना सेकंड वीडियो में हो गया था। इसके बाद अपन ने क्या देखा, दाब की अपन ने बात की थी। तो अपन ने देखा था कि जब आप किसी भी पदार्थ पे दाब लगाते हो, तो स्पेशली द्रव के ऊपर देखा था अपन ने कि जब आप जब आप किसी गैस पे दाब लगाते हो तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्रवित या फिर संपीड़ित कहा जाता है। इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे आपने, एलपीजी और सीएनजी। क्या था, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसके अच्छे एग्जाम्पल है। दाब के साथ ये बात होती है कि जब आप दाब हटाते हो तो वापस से जो द्रवित गैस है या संपीड़ित गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, आपके गैस रूप में पूर्ण रूप से आ जाती है। इसके अच्छा अलावा एक और आपके एग्जाम्पल था आपके शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका उपयोग जो है कहाँ आता है, आपके जितने भी जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें इसका काम आता है। और जब आप उसको कभी हिलाते हो तो उसके अंदर से झाग निकलते हैं, वो शुष्क CO2 की वजह से होते हैं, कि आपके हिलाने की वजह से जो शुष्क CO2 है वो गैस में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर आती है ना, वो शुष्क CO2 है। तो ये पूरा का पूरा था अपने दाब के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है
जो समझने के आधार पे बहुत अच्छा है वो है आपका वाष्पन। अब वाष्पन का क्या मतलब होता है इसको अपन देख लेते हैं पहले। इसके इससे पहले अपन कुछ बातों को ध्यान से समझते हैं। अपन को मैं आपको बोलूँ कि अपन रसोई में गए, अपन ने पानी रखा गैस के ऊपर, तो ये जो बर्तन है इसमें पानी रखा हुआ है, तो अभी ये द्रव अवस्था में है, और जब ये गैस अवस्था में परिवर्तित होगा उस समय इसका तापमान कितना होगा, किस तापमान पे जो पानी है वो उबलना शुरू होता है। तो अपन ने बोला सर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो द्रव जो पानी है उसने उबलना शुरू किया। उबलना शुरू का मतलब है कि वो किस में चेंज हो गया, गैस में, गैस अवस्था में चेंज हो गया। जी बिल्कुल, 100 डिग्री पर वो गैस में चेंज हो गया। सेम उदाहरण अगर मैं आपको लूँ कि एक महासागर है, एक सागर है या महासागर है जिसके अंदर जो पानी है वो द्रव अवस्था में है, उसको अगर मुझे गैस अवस्था में परिवर्तित करना होगा तो क्या मैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस का जहाँ तापमान है जब वो दूंगा ताकि वो द्रव से गैस में चेंज हो जाए। अगर मान लीजिए कि मैं दे भी देता हूँ तो इस तापमान पर इसके अंदर उपस्थित जो जीव जंतु है, जो जलीय जीव है, उनका क्या होगा, क्या वो जीवित रह पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। तो क्या यहाँ जो महासागर है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर बादल का निर्माण कैसे होता है? कि अपन को तो ये पता है कि समुद्र का पानी होता है, गर्म होने से फिर वो बादलों का निर्माण होता है। तो गर्म होने का मतलब है कि वो द्रव से गैस में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हुआ, मतलब वाष्प में चेंज हुआ। तो क्या वो 100 डिग्री पे नहीं होता? अगर 100 डिग्री पे नहीं होता तो फिर यहाँ पे 100 डिग्री पे कैसे हो रहा है? इन बातों को अपन देखेंगे अपने वाष्पन के अंदर। देखो 100 डिग्री पर जो पानी है वो उबलना शुरू होता है, और याद रखना कि जो पानी का जो वाष्पन है वो पहले से ही शुरू हो जाता है, 100 डिग्री से पहले से ही शुरू हो जाता है। अब मन में सवाल आता है सर ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि जो वाष्पन है वो 100 डिग्री पर नहीं होता, 100 डिग्री से पहले ही जल जो है उसका वाष्पन होना शुरू हो जाता है। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि वाष्पन होता है क्या है, वाष्पन को समझ लेते हैं अपन। वाष्पन को समझते हैं अपन एक उदाहरण को लेकर। यदि मैं एक घरेलू पात्र लूँ, मतलब घर के रसोई के अंदर से एक बर्तन लूँ, लीजिए मैंने एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ है बेटा, इसमें पानी है। सिंपली क्या है, पानी है। ठीक है, इस पानी को मैंने गर्म नहीं किया, मैंने इसको धूप में रखा। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि इसका जो स्तर था, जैसे पानी यहाँ तक भरा हुआ, तो कुछ टाइम बाद ये नीचे तक आ गया, मतलब यहाँ तक पानी रह गया। तो पानी कहाँ गया? इसी को ये जो पानी कहाँ गया, तो आप बोलोगे सर पानी का वाष्पन हो गया। क्यों? क्योंकि पानी को मैंने उबाला तो नहीं, मैंने गैस तो लगाई नहीं कि जो 100 डिग्री पे गर्म हो गया। अगर और चलो मान लीजिए कि यहाँ तक ये चला भी गया, तो मैं हाथ डालूंगा तो हाथ मेरा जलेगा थोड़ा ना, इतना थोड़ा ना जलेगा। धूप में रखूंगा किसी पानी को तो उसका पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे हो जाएगा, लेकिन वो पानी इतना गर्म नहीं होगा कि मेरा हाथ जल जाए। ठीक है, तो पानी इतना गर्म भी नहीं हुआ कि मेरा हाथ जल जाए, और पानी का जो स्तर है वो भी कम हो गया। तो इसकी जो प्रक्रिया थी अंदर वो थी वाष्पन। अब वाष्पन की प्रक्रिया को अपन अच्छे से समझते हैं। देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया को समझने से पहले अपन चैप्टर को से जोड़ते हैं। बेटा ये क्या है आपका? पानी। पानी क्या है? एक पदार्थ। अब पानी पदार्थ क्यों है? क्योंकि पानी क्या कुछ द्रव्यमान होता है, वजन होता है, और ये स्थान घेरती है। अगर पानी पदार्थ तो पानी जो है किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे अवयवी कणों से। बिल्कुल, अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई है। वो अवयवी कण मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, तो मैं उनको यहाँ बना देता हूँ एक बार के लिए। मैं उन अवयवी कणों को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, बना दिया। अगर ये अवयवी कणों से मिलके बनी हुई है तो ये वो सारे गुणधर्म भी मानेंगे जो अवयवी कण मानते हैं। अवयवी कण क्या मानते हैं कि सर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। इनके मंद क्या होगा? एक कुछ स्थान होगा, और ये क्या करेंगे? गति कर रहे हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो है बीच में जो एक कण है, जल के जो है कण है, इसकी बात करता हूँ। तो ये इधर गति कर रहा है, इधर गति, ऊपर नीचे साइड में हर जगह गति कर रहा है। ठीक है, जैसे ये इधर की साइड गति करता है तो पीछे वाला जो कण है वो उसको खींचता है, इधर चला गया। अब जैसे इधर गति करता है, इधर वाला कण इसको खींचता है,
नीचे गति करने पर ऊपर वाला कण इसको खींचता है और ऊपर गति करने पर नीचे वाला कण इसको खींचता है। इसके साथ तो ये है कि भाई ये तो ना घर का ना घाट का, हर कोई इसको खींच रहा है। लेकिन अगर बात करूं मैं इसके सतह के ऊपर जो अवयवी कण है, जैसे उदाहरण के लिए इसके साथ क्या, अब सतह पर जो कण है, इसकी अगर बेटा मैं बात करूं तो इसको सतह के ऊपर जो अन्य है, जैसे ये जो कण है, इसको इधर वाला जाता है तो इधर वाला इसको खींचता है, इधर जाने पर इधर वाला इसको खींचता है। नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर जो आसपास वाले इसको वापस धकेलते भी है कि भाई इतनी जगह ही नहीं है अंदर, और ऊपर जाने पर नीचे की साइड खींचता है। ये बात भी इसके साथ हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके सूरज को बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ बना दिया सूरज, यानी सूरज का प्रकाश। जब अपन ने बात की थी इस गति की, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे जो अवयवी कण गर्म होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो गति है वो लगातार बढ़ती रहती है। लगातार उसमें क्या आती रहती है, ऊर्जा आती रहती है, जिसकी वजह से वो लगातार क्या करने लग जाता है, उसकी गति में परिवर्तन होने लग जाता है, वो बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, चलो इस पर भी गिर गया, देर सवेर ही सही, इस पर भी गिरा। अब इस अवयवी कण में गिरने की वजह से इसके जो गति है बढ़ गई। अब ये ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे वाले कणों ने इसको खींच दिया। धूप पड़ रही है, और तेज पड़ रही है धूप, तो इस पे और गति आ रही है, इतनी गति आ गई कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर वापस गया नीचे आया, ऊपर एक बार इतना ऊपर चला गया कि नीचे वाले जो दूसरे अवयवी कण है वो उसको खींच नहीं पाए, और ये जो पानी का जो कण है ये चला गया ऊपर। अगर ऊपर चला गया तो बर्तन में रहा क्या, ये अगर बर्तन में नहीं रहा। ऐसा अकेला इसके साथ नहीं हुआ, ऐसा इसके साथ इन सभी के साथ हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो सभी पानी के जो कण थे ये यहाँ से चले गए वायुमंडल के अंदर चले गए। तो सिंपल सी बात है, अगर पदार्थ जो है पानी के जो कण है अगर वायुमंडल में चले गए तो बर्तन के अंदर रहे नहीं, तो धीरे धीरे बर्तन का जो स्तर है वो क्या होने लग गया, नीचे होने लग गया। मतलब बिना 100 डिग्री पर पहुंचे पानी जो है वो पात्र से बाहर की साइड निकल गया। ये जो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है कि सर आप जो है उसके बॉइलिंग, मतलब कि उबलने वाले बिंदु जो होता है उसका, उससे पहले ही वो वायुमंडल में चला जाता है, उसकी प्रक्रिया ये थी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन। ये जो वाष्पन है, इसी वजह से जो समुद्र या महासागर जो होते हैं उसके अंदर जो जल है वो वाष्पन हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है कि भाई 100 डिग्री पर पहुंचे बिना ही वो किस में चेंज हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब ये इसके बाद जो है अपन को ये बात याद रखनी है कि जो वाष्पीकरण या जलवाष्प है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ प्रभावित करने वाले कारकों को। सबसे पहला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैं सिंपल सा बोलूँ, एक तो ये बर्तन है जिसपे सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, दूसरा ये बर्तन है, दोनों में पानी समान है, पानी की जो मात्रा है वो तो समान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सर ये ऊपर से ज़्यादा खुला है, नीचे ये वाला ऊपर से बंद है। ऊपर से ज़्यादा खुला होने का मतलब है इस पर ज़्यादा प्रकाश गिर रहा है, ज़्यादा सतह है, इसकी जो सतह है ना, ये जो सतह है वो इतनी है, जबकि इसकी सतह तो इतनी सी है। और सतह ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, सतह ज़्यादा होने से ज़्यादा जो पदार्थ के जो कण हैं वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ रहे हैं और वो सीधा क्या कर पा रहे हैं, ऊर्जा लेके वाष्पीकृत हो रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर जो वाष्पीकरण है वो पहला किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इसका मतलब क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पन भी ज़्यादा होगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन भी कम होगा। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु है वो है तापमान। अब तापमान की तो बात सिंपल सी है कि अगर मैं इसको रूम में ले जाऊँ इस बर्तन को और उसके ऊपर की साइड माचिस की तिल्ली जलाऊँ और बोलूँ कि हाँ भाई अब जल वाष्पन होगा, जल का वाष्पन होगा, जल की जो है इस सतह नीचे जाएगी, तो ऐसा होगा क्या? आग तो उस माचिस की तिल्ली में भी है, लेकिन उसमें इतना ऊष्मा नहीं है कि वो इसको वाष्पीकृत कर सके, लेकिन सूर्य में इतनी क्या है, ऊष्मा है। इसका मतलब कि ऊष्मा यानी कि तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है जल वाष्पन पे, कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जल का वाष्पन भी ज़्यादा होगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है बेटा आर्द्रता। अब आर्द्रता का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको समझाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता क्या होती है इसको समझ लीजिए कि वायुमंडल में जल की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो जल की जो उपस्थिति है, जल के कणों की जो उपस्थिति है, उसको ही क्या कहते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए किसी जगह
जो है आर्द्रता ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वायुमंडल में जल के कण की उपस्थिति ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब जो वाष्पन है वो उसकी प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के लिए कि मैंने मान लिया 2 रूम है, यहाँ पे गेट है, यहाँ से इंसान वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इस वाले ए रूम से बी रूम में जाना चाहते हैं इंसान, ए रूम से बी रूम में, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको, ये ए रूम है बेटा, ये बी रूम है, ये बीच में थोड़ा जगह है, गेट है। ए रूम से लोग जाना चाहते हैं बी रूम में, सिंपली जा भी रहे हैं क्योंकि खाली पड़ा है। अगर मैं मानूँ कि बी रूम भी भरा पड़ा है, बी रूम भी भरा पड़ा है, तो अब ए से बी में जा सकते हैं क्या ये लोग? तो आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों? बोले सर नहीं, बोले सर मैंने ए रूम के लोगों को बहुत पीट लिया तब भी वो बी में नहीं जा पा रहे। क्यों? मैंने उनको जो मेहनत करनी थी मैंने ए रूम के लोगों पर मैंने सारी मेहनत कर दी कि भाई तुम जाओ बी में, लेकिन वो फिर भी बी में नहीं जा पा रहे। तो मुझे आगे एक चीज़ बोल रहे हैं कि सर हम जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसमें जगह नहीं है। सेम लाइन यहाँ पर है, आर्द्रता का मतलब होता है जल के अंदर, सॉरी वायुमंडल के अंदर जल की उपस्थिति। अगर मान लो यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर किसकी कौन क्या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वायुमंडल के अंदर जल ज़्यादा है, जल के जो कण है वो ज़्यादा है। अगर जल के कण ज़्यादा तो ये जल के कण उसमें जा सकते हैं क्या? सर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वायु के अंदर जो जल है वो उपस्थित है, चाहे वो बूंदों के रूप में है लेकिन वो उपस्थित है। तो ये वाले बूंद, ये जो है जल वाष्प, ये जो बर्तन के अंदर जो कण है वो जा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि सर आर्द्रता जब ज़्यादा होती है तब वाष्पीकरण कम होता है। जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि आर्द्रता का मतलब हो गया वायुमंडल में जल की उपस्थिति। यही कारण है कि जब आपके आर्द्रता ज़्यादा होती है ना तो आपके जो पसीने होते हैं वो सूखते नहीं है। आर्द्रता इसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। अब सुना होगा आपने कि जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कि यहाँ तो यह ह्यूमिडिटी हो रही है, उमस भी बोल सकते हैं कि उमस ज़्यादा हो रही है, तो वो बेसिकली ये चीज़ ही है। ठीक है कि आर्द्रता ज़्यादा तो जलवाष्पन कम, आर्द्रता कम तो जलवाष्पन ज़्यादा। ठीक है। उसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है आपके वायु की गति। वायु की गति का बेसिक मीन्स है कि ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट है वो है वायु की गति। वायु की गति से तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि अगर वायु की गति ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो सूखने की जो स्पीड है, जो वाष्पन की जो स्पीड है या जो दर है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, अपन ने आज क्या किया देखा, अपन ने देखा बेटा वाष्पीकरण किससे कहते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कल का जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा टॉपिक के वाष्पीकरण की वजह से क्या होती है, ठंडक आती है। वाष्पीकरण की वजह से क्या आती है, ठंडक आती है। वो ठंडक क्यों आती है, अपन गर्मियों के अंदर कॉटन के जो सूती कपड़े होते हैं वो क्यों पहनते हैं, ये सारे पॉइंट्स अपन कल देखेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे कल 2 अन्य पदार्थों के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। एक तो है प्लाज्मा, दूसरा है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अपन वापस से मैं इसको फटाफट से रिकैप कर लेता हूँ कि बेटा अपन ने सबसे पहले देखा पदार्थ क्या है, सबको आता होगा। अभिविकरण किसे कहते हैं, अभिविकरण के क्या गुण हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, उनके अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन होता है तो अपन दाब को स्थिर रखते हैं, ताप में परिवर्तन होता है तो तापमान को स्थिर रखते हैं। तापमान के अंदर गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है, वाष्पीकरण किस किस कारणों पर या किस किस कारकों पर प्रभावित करता है, ये सब कुछ अपन ने आज देखा, रिकैप भी किया। उम्मीद है आपको सारा का सारा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। और बस, धन्यवाद दोस्तों।